Hello everyone, नमस्कार। I welcome you all to नॉलेज यात्रा यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर वरुण सैनी। आज बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। हार्ट डिजीज़ को बिल्कुल सिंपल वे में बेसिक से बेसिक डिटेल में आज समझेंगे ताकि एक आम से आम इंसान भी हार्ट डिजीज़ को अच्छे से समझ सके। और वीडियो में इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे कुछ बड़े हॉस्पिटल्स अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए हार्ट पेशेंट्स को मिसलीड या मिसगाइड करते हैं। यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टेंटिंग या फिर बाईपास सर्जरी के अलावा आज के टाइम में ऐसी कोई न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर न्यू एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं कि क्या बॉडी को बिना इंजर किए, बिना किसी ऑपरेशन या सर्जरी के पेशेंट को 100% ट्रीट किया जा सकता है। जी हाँ, दैट्स ट्रू। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया में हार्ट डिजीज़ इतनी कॉमन है कि सिर्फ डॉक्टर्स को ही नहीं, इनफैक्ट हर इंसान को, हर इंडिविजुअल पर्सन को हार्ट डिजीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर हार्ट डिजीज़ होती क्या है, हार्ट में ब्लॉकेज क्यों हो जाती है, इसके कारण क्या है, इसके रीज़न क्या है, एंड अगर हमें रीज़न बता दिए जाएँ तो इन रीजंस को एलिमिनेट कैसे किया जाए। एंड देन पर्टिकुलरली हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, जिसके नाम से सब डरते हैं और कोई नहीं चाहता कि किसी को हार्ट अटैक हो, तो उसकी प्रिवेंशन, उसका बचाव कैसे किया जाए। एंड देन एंड में ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस जो इस वीडियो का होगा कि कैसे बिना किसी सर्जरी या फिर बिना किसी बड़े ऑपरेशन के नेचुरली हार्ट पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ अब मैं आप लोगों को एक शॉकिंग डेटा बताता हूँ। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 करोड़ लोगों को हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं और जिनमें से काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। एंड एवरी ईयर 50 लाख इंडियंस हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज़ दैट पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एवरी ईयर टोटल डेथ में से करीबन 40% तो यंग अडल्ट्स ही होते हैं। एंड ऐसा क्यों हो रहा है कि फिट एंड यंग अडल्ट्स जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जो कि उनको भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कल तक आप देख रहे हो कि कोई इंसान है जो कि फिट है एंड बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स पर्सन है, डांसर है, एंड नेक्स्ट डे सडन एक न्यूज़ आती है कि उनकी सडन डेथ हो गई। वी विल टॉक अबाउट इट, बट स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। लेट्स सी नाउ। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हार्ट होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, व्हाट डज द हार्ट डू। गाइस सी, हार्ट एक पंप होता है जो कि हमारे दो लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। एंड उसका जो मेन फंक्शन होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को, हर सेल को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है एंड वो ब्लड सप्लाई हार्ट करता है। एंड वी नो दैट कि हार्ट नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। नाउ जैसे कि बॉडी के हर ऑर्गन को, हर सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हार्ट को भी अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। नाउ सी इन दिस इमेज, ये जो ट्यूब है, दिस वन, इस ट्यूब से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई जाती है। नाउ इसी ट्यूब में से 3 छोटी छोटी ट्यूब्स से हार्ट अपने लिए भी ब्लड सप्लाई लेता है। इन्हीं ट्यूब्स को कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। सी नाउ हियर इट इज़ विजिबल क्लियरली, these 3 arteries, this one जिसको RCA बोला जाता है, and this LCA की ये है मेन कोरोनरी आर्टरी एंड इट डिवाइड्स इनटू 2, दिस इज LAD एंड दिस इज LCX। नाउ अब मैं एक मेन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गाइज क्या होगा अगर इन ट्यूब्स में किसी वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। ऑब्वियसली हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा
एंड देन उसी को हम बोलते हैं कि हार्ट की बीमारी हो गई है या फिर हार्ट डिजीज़ हो गई है, एंड एक्सट्रीम केसेस में हार्ट अटैक आ जाता है। नाउ द थिंग इज़ कि विद टाइम धीरे धीरे ये जो 3 ट्यूब्स हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रोल की, जो कि एक तरह का फैट है, उसकी चर्बी जमा होने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लॉकेज हो गई है हार्ट में। अब वो चर्बी कैसे जमा हो जाती है, देखिए यहाँ पर, सी दिस वन। इस ट्यूब में यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई भी प्लाक यहाँ पे नहीं जमा हुआ है, लेकिन दिस साइड, दिस वन, दिस येलो पार्ट, ये जो येलो है ये एक्चुअली में प्लाक धीरे धीरे जमा हो गया है, एंड ओवर द टाइम ये प्लाक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एंड ये जो रास्ता है जहाँ से ब्लड फ्लो होएगा ये धीरे धीरे कम होता जाता है, नैरो होता जाता है। सी नीचे इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पर ये जो रास्ता है ये और ज़्यादा कम हो गया है। अब इसको दूसरे एंगल से अगर देखा जाए, ये जो फर्स्ट वन है यहाँ पे, दिस इज़ द नॉर्मल आर्टरी, इसके अंदर कोई प्लाक नहीं जमा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा 10% ब्लॉकेज है, यहाँ कुछ 20-30% ब्लॉकेज है, एंड धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिलने लगेगी। तो इसी को बोलते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जैसे जैसे इन आर्टरीज में धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, धीरे धीरे यहाँ पे प्लाक के एक्युमुलेशन होने की वजह से, प्लाक के जम जाने की वजह से, इन आर्टरीज की इनर सरफेस पे प्लाक ये जो जमा हो रहा है, इस वजह से ये ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, एंड देन एक दिन ब्लॉकेज जब 100% हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि हार्ट अटैक हो गया है। नाउ अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि आखिर ये जो ब्लॉकेज है ये किस एज में स्टार्ट होती है, और ओवर द ईयर्स हाउ दिस ब्लॉकेज ग्रो। सो नाउ सी द थिंग इज, हमारे हार्ट को सिर्फ 20% ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा 100% मिला हुआ है पूरा। सो जब तक ब्लॉकेज 70 से 80% तक नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम्स आता ही नहीं है, पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता कि उसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी चल रही है। सो अगर ब्लॉकेज 30% है, 40% है, 45% है, 50% है, तब भी जो पेशेंट होगा वो एक्टिवली वर्क कर सकता है, कितना भी रनिंग कर सकता है, एक्सरसाइज जो मर्जी कर सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी कभी भी ऐसा फील होगा ही नहीं कि उसके अंदर ब्लॉकेज हो रही है, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज बन रही है। नाउ अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो आप सुनते होंगे कि कोई भी इंसान है जो इतना एक्टिव था, जिम में डेली पसीना 2-2 3-3 घंटे पसीना बहाता था, एंड देन सडनली नेक्स्ट डे न्यूज़ आती है कि उसकी सडन कार्डियक अटैक से उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? सी यू कैन सी इन दिस इमेज। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये जो प्लाक बिल्डअप होता है, इस प्लाक के ऊपर यहाँ पर एक लेयर है, सी दिस लेयर, you can see this layer, you can imagine this layer like मान लीजिए आपके पास नोट्स का एक बंडल है, नोटों की गड्डी है, तो उस बंडल को आपने एक रबर बैंड से बांध रखा है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज डेली उस बंडल में नए नोट्स आप डेली डालते जा रहे हैं। तो क्या होगा? तो धीरे धीरे वो जो रबर बैंड होगा वो स्ट्रेच होता जाएगा, आप रोज नए नोट डालते जा रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो रबर बैंड फट जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ लगता है कि धीरे धीरे प्लाक का एक्युमुलेशन होता जाता है, ब्लॉकेज 30, फिर 35, 40, 50, 60, एंड अगर सडनली किसी दिन ये जो लेयर है, ये जो प्लाक के ऊपर ये जो लेयर है ये फट जाती है, तो विद इन फ्यू मिनट्स ये जो ब्लॉकेज है ये सडनली 100% हो जाएगी। यहाँ ये जैसे ही अगर ये लेयर है ये फट जाती है तो ये ब्लॉकेज जो है ये सडनली 100% हो जाएगी, एंड देन पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, सडन हार्ट अटैक आ जाएगा, एंड उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसको प्रॉपर
टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता भी है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है समझना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब ब्लॉकेज 70-80% हो जाएगा उसके बाद ही पेशेंट को ये रियलाइज़ होने लगेगा। नाउ इमेजिन अ केस स्टडी। मान लीजिए कोई XYZ पेशेंट है, उसके अंदर अभी ब्लॉकेज 40% है, तो वो कुछ भी कर सकता है, जिम जा सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, उसको कभी भी चेस्ट में कोई पेन या कुछ भी फील नहीं होगा, उसको कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि उसकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो रही है। जब ये ब्लॉकेज जैसे जैसे 50, 60, 70 या फिर 80 तक पहुंचेगी, तब तक भी पेशेंट को कोई 1% भी ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसे मैक्सिमम 20-25% ही सप्लाई चाहिए। नाउ जैसे ही ये ब्लॉकेज 80% पहुंचेगी तो उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा, जैसे ही वो स्पीड में चलने की कोशिश करेगा या फिर भागने की कोशिश करेगा या एक्टिवली कोई काम करने की कोशिश करेगा, तो उसको चेस्ट में पेन होने लगेगा। देन ही वुड बी कंसीडर्ड एज हार्ट पेशेंट और हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई। अब बात आ जाती है सिम्टम्स की, कि चलो मान लिया जी 80% के आसपास ब्लॉकेज हो गई है, तो उसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे जिससे हम कंफर्म कर सके कि ये तो जी हार्ट का ही पेन है। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए 80% ब्लॉकेज में, 80% ब्लॉकेज में पेशेंट उसको चलने फिरने में, जब वो तेज चलता है या फिर रनिंग करता है, एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, तो उसको चेस्ट में पेन होता है ना। वो घबरा जाएगा और वो अगले दिन अगर मान लो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता, डॉक्टर सबसे पहले उसका ECG करेगा एंड ECG नॉर्मल आएगा। अगर 10 बार ECG करवाएगा, 10 बार ECG नॉर्मल आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ECG नॉर्मल ही आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ECG कराते टाइम क्या उसको पेन था? जी नहीं, ECG कराते टाइम तो उसको पेन नहीं था, क्योंकि ECG कराते टाइम तो ECG तो लिटा के होता है, लेकिन लेटते टाइम तो उसको पेन होता ही नहीं है। उसको तो भागने में या चलने में, एक्सरसाइज करते टाइम ही पेन होता है, क्योंकि अभी उसकी ब्लॉकेज सिर्फ 80% तक है। और लेटने पे हमारे हार्ट को 10% ही सप्लाई चाहिए। यानी अगर ब्लॉकेज 90% से ऊपर होगा, 95% होगा, तब भी ECG नॉर्मल नहीं आएगा। उससे पहले अगर ब्लॉकेज 70% है, 80% है, 85% है, इवन 90% पे भी ECG हमेशा नॉर्मल ही आता है। उससे पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स आते क्या हैं। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं आ रही है। और स्पेशली जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे कि स्टेयर्स पे चलना है, या फिर अगर ब्लॉकेज 90% से ऊपर हो गया तो रेस्ट के टाइम यानी बैठे बैठे भी उसको चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी। चेस्ट में हैवीनेस फील होगी, टाइटनेस, प्रेशर, दर्द होगा, बर्निंग सेंसेशन भी कुछ लोगों को फील होती है, फुलनेस, ऐसा लगता है कि चेस्ट में कुछ स्क्वीज हो रहा है। और ये डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर में या फिर किसी के नेक पे, बैक पे या जॉ तक भी स्प्रेड हो सकता है। पेशेंट हमेशा टायर्ड फील करता है, वो थोड़ा सा भी चलने पे, थोड़ा सा भी काम करने में बहुत जल्दी थक जाता है। पेशेंट कैन फील पैल्पिटेशंस यानी फास्ट हार्ट बीट उसको फील हो सकती है। नाउ यू वुड से कि सर ऐसा बताइए कि हम 2 मिनट में चेक कर सकें कि ये जो पेन हो रहा है ये हार्ट का ही पेन है या फिर कोई और पेन है, क्योंकि और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपकी चेस्ट में पेन हो सकता है। सबसे इजी टेस्ट मैं कहूँगा, अगर किसी इंसान को उसको चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो एक काम करके देख सकता है। नाउ अब बात करेंगे कि ठीक है जी चेस्ट में पेन हो रहा है, कैसे कंफर्म करें कि ये हार्ट का ही पेन है या फिर कोई और पेन है। तो उसके लिए आप घर पे एक काम कर सकते हैं, जो भी पेशेंट है उसको अगर फील हो रहा है उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उसको बोलिए कि वो चल के देखे, अगर स्टेयर्स चढ़ के देखे, भाग के देखे। अगर पेन भागने पे हो रहा है और रुकते ही रिलीव हो जाता है तो इसका मतलब वो चेस्ट पे, वो हार्ट का ही पेन है। एंड उसको और कंफर्म करने के लिए एक चीज और की जा सकती है कि टंग के नीचे सोर्बिट्रेट नाम की टैबलेट रखिए एंड देन उसके बाद उसको भागने के लिए बोलिए। अगर अब भी उसको भागने पे चेस्ट पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो हार्ट का ही पेन था, क्योंकि सोर्बिट्रेट क्या करती है, सोर्बिट्रेट ये जो आपकी आर्टरी होती है इसको एक्सपैंड कर देती है। जब ये रास्ता होता है ये खुल जाता है तो उसके बाद ब्लड सप्लाई पूरा हार्ट तक जाता है और हार्ट में पेन नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल ECG करता है एंड ECG मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसा कि पहले बात की कि नॉर्मली आता है। अगर ब्लॉकेज 90% से ज्यादा है तो ही ECG में डिटेक्ट हो पाएगा। तो क्या किया जाए, अगर किसी की ब्लॉकेज 70-80% है और ECG में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो डॉक्टर को बोलिए ECG भगा के ले, क्योंकि पेन तो भागते टाइम होता है, लेटते और बैठते टाइम तो पेन होता ही नहीं है।
तो जो लेट के ईसीजी होती है उसमें तो वो आएगा ही नहीं। तो जो ईसीजी भाग के की जाती है, पेशेंट को भगा के की जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस ईसीजी या फिर टीएमटी, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को ट्रेडमिल पे भगाया जाता है और उसके चेस्ट पे सारी लीड्स लगा दी जाती है और उसके बाद उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये समझने की है कि अगर आपका ईसीजी नॉर्मल आता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज अभी 70% से कम है, 70-80% से कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब यहाँ दो चीज़ें समझने की है। एक होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है, जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, और एक न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट आया है जिसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। So there is a difference between coronary angiography and CT coronary angiography. Now इन दोनों के कंपैरिजन को समझेंगे। जो कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी है, जो कि पुराना टेस्ट है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें थाई के पास से एक इंसिजन देके एक तार को घुसाया जाता है थ्रू फेमोरल आर्टरी। एक आर्टरी होती है जो थाई से लेके हार्ट तक जाती है। इस आर्टरी में से एक तार को घुसाया जाता है एंड देन पेशेंट की ब्लॉकेज पता की जाती है। अब इस टेस्ट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही है कि ये एक इन्वेजिव टेक्निक है, यानी इसके अंदर तार को बॉडी के अंदर घुसाया जाता है। सेकंड, इस तार में 3 ही मार्किंग होती है, एक 70% की, 80% की, एक 90% की। सो अगर किसी की ब्लॉकेज 70% से कम है, 40, 45 या फिर 30, तो उसको तो ये मिनिमम 70% ही बताएगा। एंड अगर किसी की बाई चांस 70-80 के बीच में है, 80-90 के बीच में है, मान लीजिए 75 है, 78 है, तो वो भी ये नहीं बता पाता, सिर्फ 70 या 80, इसमें 2 ही मार्किंग होती है एंड देन 90। सो अगर किसी की ब्लॉकेज 90% होती है या 80% होती है, डॉक्टर सबसे पहले यही कहते हैं, यही एडवाइस करते हैं कि आप अभी के अभी इसमें स्टेंट डलवा लीजिए हार्ट में, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट करवा लीजिए, नहीं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। सो दिस इज़ कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंड जो लेटेस्ट न्यू एडवांस टेस्ट जो अवेलेबल है वो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये एक एडवांस टेस्ट है और ये अब इंडिया में भी अवेलेबल है। नाउ अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कोई तरीका है क्या कि जिससे हमें एक्यूरेट पता चल जाए कि हमारे हार्ट में इस टाइम इतनी ब्लॉकेज है, चाहे वो 30% हो, 35 हो, 40, 45, 90, 60, जितनी मर्जी परसेंटेज ब्लॉकेज हो। क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे एक्यूरेटली ये पता चल जाए कि कितना परसेंट ब्लॉकेज है? यस, देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड CT coronary angiography. CT coronary angiography is very helpful in the early diagnosis of heart problems. There are no catheters used and this is a non-invasive technique. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई तार वार डाल के नहीं देखा जाएगा। इसमें नॉर्मली 5 मिनट में बॉडी को बिना किसी इंजर करे आपको ये बता दिया जाएगा कि कितना परसेंटेज ब्लॉक है, चाहे वो 40% हो या 50, 55, 55.3, 58, 60, 70, 80, कितना भी हो। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से ये इंस्टेंटली बताया जा सकता है कि कितना परसेंट ब्लॉकेज है, जिसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट अपने प्रिवेंटिव मेजर्स और ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकता है। नाउ इंडिया में बहुत सारे ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो इस टेस्ट के फेवर में नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये टेस्ट थोड़ा इनएक्यूरेट है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकते हैं, लेट से देयर इज़ अ पेशेंट जिसको चलने फिरने पे धीरे थोड़ा थोड़ा चेस्ट में पेन फील होने लगा, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको बोलता है कि ये तो हार्ट का पेन हो सकता है, तो इसके लिए आप ईसीजी करा के देखो। ईसीजी कराया तो वो नॉर्मल आया, क्योंकि उसकी
ब्लॉकेज अभी 90% से ऊपर नहीं है। देन उसका टीएमटी कराया, देन टीएमटी उसका नॉर्मल नहीं आया, यानी नाउ ये कंफर्म हो चुका है कि उसको ये हार्ट की ही प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है। नाउ डॉक्टर सेज कि उसको 100% कंफर्म करने के लिए आपकी कोरोनरी एंजियोग्राफी होगी, जिसके लिए तार डाल के बॉडी में देखा जाएगा। एंड अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी में पेशेंट का ब्लॉकेज 80% या 70% 90% आ जाता है तो डॉक्टर विल से कि आपका तो कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसके लिए हम आपकी एक सर्जरी कर देते हैं जिसमें स्टेंट डाल देंगे। पेशेंट को बोला जाता है यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क, आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। सो पेशेंट इज आस्क्ड फॉर एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट, पेशेंट को स्टेंट डाल दिया जाता है। अब स्टेंट कितना सक्सेसफुल है कितना फेलियर है ये आप सब जानते ही हैं, एंड इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि क्या इस पोजीशन में आने से पहले हार्ट डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हार्ट डिजीज, यू मस्ट हैव हर्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या प्रिवेंशन ली जा सकती है, बचाव कैसे किया जा सकता है। उससे पहले वी शुड नो कि हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्यों हार्ट में ये जो चर्बी है ये जमा, कोरोनरी आर्टरीज में ये चर्बी जमा हो जाती है जिसको हम प्लाक बोलते हैं। नाउ इसके ये 12 रीजंस है, जिसमें है हाई कोलेस्ट्रोल, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो एचडीएल कोलेस्ट्रोल, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रोल, वीएलडीएल, हाई बीपी, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, लो फाइबर, लो एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रेस। वी विल स्टार्ट विद कोलेस्ट्रोल। सो कोलेस्ट्रोल किस फूड में सबसे ज्यादा होता है? कोई कहेगा ऑयल में होता है, कोई कहेगा कि घी में होता है, कोई कहेगा कि नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है। सो कोलेस्ट्रोल हर एनिमल बेस्ड फूड में होता है, चाहे वो तुम्हारा चिकन हो, मटन हो, इवन एग्स में भी हाई लेवल कोलेस्ट्रोल होता है। सो एग्स के बारे में कभी बाद में बात करेंगे कि एग्स हेल्दी होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो उनको किस तरीके से खाया जाए, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। इवन मिल्क में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, बट देयर इज अ गुड थिंग अबाउट मिल्क कि अगर आप मिल्क को बॉईल करते हो तो सारी उसकी चिकनाहट ऊपर आ जाती है, आप उसको हटा के पी सकते हो। सो अपनी डाइट में कम से कम कोलेस्ट्रॉल वाले फूड को खाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किस में होता है? ट्राइग्लिसराइड आपके हर तरीके के ऑयल में, चाहे वो फॉर्चून, धारा, इवन ऑलिव ऑयल, सनड्रॉप, कोई भी ऑयल हो, ट्राइग्लिसराइड हर किसी में होता है, घी, बटर। सो ट्राइग्लिसराइड इज द अदर कल्प्रिट। एंड द नेक्स्ट इज एचडीएल। अगर आपकी बॉडी में लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। सी कोलेस्ट्रॉल दो होते हैं, एक एचडीएल एक एलडीएल, वन मोर इज देयर विच इज वीएलडीएल, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ दो मेन कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल एंड एलडीएल। एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा एचडीएल होता है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो जितना ज्यादा बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा वो अच्छा होगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो जाके कोरोनरी आर्टरीज में जमा होने वाला है, डिपॉजिट होके प्लाक बनाने वाला है, उसको पकड़ के बाहर ले आता है, उसको वहां डिपॉजिट नहीं होने देता। सो एचडीएल इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट। सो फिर नाउ यू विल आस्क कि एचडीएल कैसे बढ़ाया जाए बॉडी में? तो एचडीएल बढ़ता है एक्सरसाइज करने से, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से, हेल्दी फूड खाने से। नाउ द नेक्स्ट इज LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, डेंजरस है। नाउ द नेक्स्ट इज LDL कोलेस्ट्रॉल। नाउ LDL कोलेस्ट्रॉल एंड VLDL कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता लगाया जाए कि हमारे ब्लड में इस टाइम कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना ट्राइग्लिसराइड है, कितना LDL, कितना VLDL, कितना HDL है। तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। सो आप किसी भी लेबोरेटरी में जाइए, लिपिड करवाइए, लिपिड प्रोफाइल से आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में, ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल, कितना ट्राइग्लिसराइड, कितना HDL, LDL अभी है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। नाउ दिस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट शुड बी डन एवरी 6 मंथ्स। आपको हर 6 महीने में या फिर मैक्सिमम हर 1 साल में अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए, जिससे आपको ये पता लगता रहे कि अभी बॉडी ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है, आप डाइट से कितना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड खा रहे हैं, जिसकी आगे जाके कोरोनरी आर्टरीज में जमा होने की, प्लाक बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नाउ दोज पीपल जिनका हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर रहता है, दे आर ऑल्सो एट हाई रिस्क। नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट कल्प्रिट इज स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हाई रिस्क फैक्टर है, उनके बॉडी में, उनकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज बहुत जल्दी हो जाती है। मान लीजिए स्मोकिंग से एक्चुअली होता क्या है, स्मोकिंग
करने से जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनकी जो इनर सरफेस होती है वो स्टिकी हो जाती है। ऐसा मान लीजिए कि वहाँ पे किसी ने फेविकोल लगा दिया, नाउ जब वो स्टिकी हो जाएंगी तो उसमें ब्लॉकेज बहुत जल्दी होएगी, कंपेरेटिवली नॉर्मल पीपल से ब्लॉकेज बहुत जल्दी होएगी। इसलिए स्मोकिंग शुड बी टोटली अवॉइड। सो कोई भी तला पला खाना, फास्ट फूड, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो फिजिकल एक्टिविटी, all these contribute to blockage in coronary artery. So lifestyle modification should be adopted. अब बात करते हैं जो आजकल आप न्यूज़ में हर थोड़े दिन में सुनते होंगे, why fit and healthy people are getting heart attack। क्यों किसी भी फिट या फिर हेल्दी पर्सन को जो कि डेली जिम जाता है, घंटों मेहनत करता है और देखने में बाहर से बिल्कुल फिट है, क्यों उसको सडन हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। गाइज, इसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा कि आर्टरी के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, इस प्लाक के ऊपर ये जो लेयर है, अब हो सकता है कि आपकी ब्लॉकेज अभी सिर्फ 30% हो या 40% हो या 45% हो। अब जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक सिर्फ ब्लॉकेज 70, 80, 90 और फिर 100% ब्लॉकेज होने के बाद ही हार्ट अटैक होगा। हाँ, वो वैसे भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी रीज़न कि अगर ब्लॉकेज बढ़ते 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 100% हो जाए, ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए, हार्ट को बिल्कुल ब्लड ही ना सप्लाई हो, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन उससे भी डेंजरस ये है कि अगर ब्लॉकेज 45, 50, 40% इतना ब्लॉकेज है, तब अगर पेशेंट रेगुलरली जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर उसकी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है। तो ही विल एज्यूम कि वो टोटली फिट है। लेकिन सडनली अगर अनफॉर्चुनेटली उसका ये जो मेम्ब्रेन है प्लाक के ऊपर, ये फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, देन विद इन मिनट्स उसकी जो ब्लॉकेज है वो 30-40 से एकदम 100 हो जाएगी एंड उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द डेथ इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस। सो आई विल से कि अगर किसी का ECG या फिर TMT नॉर्मल आ रहा है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि मेरा तो ब्लॉकेज है ही नहीं, सो दैट इज़ नॉट ट्रू। हो सकता है उसका ब्लॉकेज 70% से कम हो, जिसकी वजह से ना ही वो ECG में डिटेक्ट हो पाया, ना ही ट्रेडमिल टेस्ट में डिटेक्ट हो पाया। एंड अगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी उसका ये पर्दा, ये मेम्ब्रेन फट जाती है, तो उसको सडन हार्ट अटैक हो सकता है, जैसा कि आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में सुना होगा, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला या फिर और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आपने सुना होगा। सो आई होप आपको ये सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन हार्ट अटैक का लॉजिक समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे, मान लीजिए किसी को ये पता चल चुका है कि उसकी ब्लॉकेज 80-90% हो चुकी है, तो उसके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। कि सर मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे ट्यूब्स में ब्लॉकेज हैं, तो अब मैं ऐसा क्या करूं, क्या वो ब्लॉकेज रिवर्स की जा सकती है। सो उसी के बारे में बात करेंगे। इंडिया में या फिर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का जो मेन ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स है जो काफ़ी लंबे टाइम से जो दिए जा रहे हैं, वो सबसे पहला तो है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, स्टेंट डाल दिया जाता है कोरोनरी आर्टरीज में। सी हेयर, यहाँ बीच में आर्टरीज के बीच में यहाँ पे एक स्प्रिंग डाल दिया है, जो पहले बैलूनिंग वाली भी होती थी एंजियोप्लास्टी, अब स्प्रिंग डाल दिया जाता है। व्हाट दिस स्प्रिंग डू इज, ये इस प्लाक को साइड कर देगा एंड देन ये रास्ता है ये खुल जाएगा और ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट में पेन नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम विद एंजियोप्लास्टी इज दैट कि ओवर द ईयर्स ये प्रूव हो चुका है कि एंजियोप्लास्टी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। लोग स्टेंट डलवाते हैं, उसके 2-4 साल या मैक्सिमम 5 साल बाद ही उनको फिर से ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि एक फॉरेन मटेरियल में, फॉरेन बॉडी में ब्लॉकेज बहुत जल्दी होता है नॉर्मल आर्टरी के कंपैरिजन में। एंड द नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। आपने बाईपास सर्जरी का नाम सुना होगा। बाईपास सर्जरी की जाती है पेशेंट्स की
अच्छा, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं जिनकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। बाईपास सर्जरी इज़ अ मैसिव ऑपरेशन। इसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। आपकी चेस्ट को प्रॉपर खोला जाता है और नॉर्मल इंसिजन नहीं दिया जाता। इसके लिए पूरा चेस्ट को फाड़ा जाता है, खोल के हार्ट के फंक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है और फिर किसी मशीन से पूरी बॉडी में थोड़ी देर के लिए, जब तक ऑपरेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, फिर हार्ट में सर्जरी की जाती है। अच्छा, बाईपास सर्जरी में होता क्या है? बाईपास सर्जरी में ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है जिसमें ब्लॉकेज हो गई है, उसी के साइड में एक ग्राफ्ट डाल दिया जाता है। एक दूसरा आर्टिफिशियल पाइप या ट्यूब लगा दी जाती है। इस ट्यूब से अब ब्लड फ्लो होके ईजिली जा सकता है। बट ओवर द ईयर्स ये भी प्रूव हो चुका है कि बाईपास सर्जरी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। ये भी 4 या 5 साल बाद इसका फेल होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। नाउ अब बात करेंगे उन एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जिसका मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे बॉडी को बिना इंजर किए, बिना किसी इस मैसिव ऑपरेशन के या फिर एंजियोप्लास्टी के या बाईपास सर्जरी के, ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सके या फिर प्रॉब्लम को क्योर किया जा सके? नाउ अब हम ऐसे ही 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिसका पहले का नाम है EECP या फिर इसको नेचुरल बाईपास भी बोला जाता है। EECP इज एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन या फिर नेचुरल बाईपास। बाईपास सर्जरी नहीं है, जैसा कि एक मैंने अभी बताया था कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, हार्ट को पूरा खोल के बाईपास सर्जरी की जा सकती है। दिस इज नेचुरल बाईपास। इसमें पेशेंट के थाइज पे, लेग्स पे एक कफ बांध दिया जाता है और फिर स्क्वीज कर दिया जाता है, जिससे गाइस हमारे हार्ट में भगवान ने ऑलरेडी कुछ न्यू ट्यूब्स डाल कर दे रखा है जो कि एक्स्ट्रा है। ये ट्यूब स्पोर्ट्समैन के चालू रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक्टिव रहता है, उसके सारे ट्यूब्स खुले हुए होते हैं। बट कुछ ऐसी न्यू मशीन्स आ चुकी है जिसकी हेल्प से किसी भी नॉर्मल इंसान में ये सारे ट्यूब्स खोले जा सकते हैं। तो अब बाईपास सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल बाईपास से भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है एंड इट इज़ अ टोटली नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट। इसमें बॉडी को किसी भी तरीके से हार्म या इंजर या फिर सर्जरी नहीं की जाती। EECP और नेचुरल बाईपास, अ नॉन इन्वेजिव आउटपेशेंट ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज, हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू लाइफ सेवर फॉर कार्डियक पेशेंट्स। इसमें किया क्या जाता है? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर कफ्स आर रैप्ड अराउंड द लेग्स। आपके लेग्स के चारों तरफ एक ब्लड प्रेशर कफ्स, ये बैंड बांध दिए जाते हैं एंड स्क्वीज एंड रिलीज इन सिंक विद हार्ट बीट, प्रमोटिंग ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी एंड पर्टिकुलरली टू द हार्ट। तो जो ये न्यू ट्यूब्स की मैं बात कर रहा हूँ ये खुल जाती हैं। नाउ सी दिस, ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है। नेचुरल बाईपास टेक्निक इज बेटर एंड नॉन इन्वेजिव टेक्निक फॉर CABG एंड स्टेंटिंग। CABG इज बाईपास ग्राफ्टिंग यानी बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग से ज़्यादा बेटर टेक्निक नेचुरल बाईपास है। नाउ ये देखिए, ये DNA का एक न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें भी लिखा है नेचुरल बाईपास अ न्यू लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर कार्डियक पेशेंट्स। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में ये प्रूव हो चुका है कि नेचुरल बाईपास इज मच बेटर देन बाईपास सर्जरी एंड स्टेंटिंग। नाउ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी। ये वो एंजियोप्लास्टी नहीं है जिसमें आप थाई से एक तार घुसा के कोरोनरी आर्टरी के अंदर बैलून या फिर स्प्रिंग डाल देते हैं। इसके अंदर एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जो कि जाके इस प्लाक को मेल्ट कर देता है और प्लाक रिवर्सिबल हो जाता है। अभी बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी या फिर जिसको चिलेशन थेरेपी बोलते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। गाइज, ये जो हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस सीरियस इशू को देखने की ज़रूरत है और नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। वीडियो को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप ऐसी ही और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, नमस्कार।